गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में जो है क्रैमर रूल से संबंधित प्रश्नों के बारे में समझाया गया, आपने समझा। उसी क्रैमर रूल से संबंधित जितने भी प्रश्न आपको बताए गए, सभी अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को बताने का प्रयास किया गया। उसी कड़ी में कुछ और प्रश्नों के पूछने का तरीका आपके एग्जाम में कैसा होता है, उस पर चर्चा करनी है। और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में अध्ययन करना है, जो कि डिटर्मिनेंट का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों। उसी प्रश्न में जो है आगे का प्रश्न है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय क्रैमर रूल 2/x + 3/y + 4 10/z = 4 4/x - 6/y + 5/z = 1 6/x + 9/y - 20/z = 2। जितने भी प्रश्न बताए गए उसमें से ये डिफरेंट प्रश्न है, ये डिफरेंट है। ये देखें, आपका जो वेरिएबल है वो अपान में दिया गया है, और अपान में दिया गया है, आप जो है बिना डिनोमिनेटर के इक्वल किए हुए बाकी जो है कैलकुलेशन आप कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ समझना क्या है, इन वेरिएबल्स को कैसे इसको लगाया जाए कि आपका टॉपिक आसान हो जाए, वो समझने का प्रयास करते हैं। इन प्रकार के प्रश्नों में जहां आपका वेरिएबल्स अपान में करके दिए हों, वहां नए वेरिएबल को हम लोग जो प्रतिस्थापित करते हैं, और वह इस प्रकार वेरिएबल प्रतिस्थापित करते हैं कि उसके गुणांक के रूप में चला जाए, कोएफिशिएंट के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ जो है काम कर लेते हैं कि लेट 1/x = u 1/y = b एंड 1/z = w मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डब्ल्यू मान लेते हैं। तो इक्वेशन आपका हो गया 2u + 3v + 10w = 4 4u - 6v + 5w = 1 और 6u + 9v - 20w = 2। ठीक है, ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। वेरिएबल नया तो है, लेकिन आपका टॉपिक आसान होगा, सेम टू सेम पिछले जैसे टॉपिक जैसा हो गया। और साथ ही साथ हम लोग यू वी डब्ल्यू का मान निकालेंगे लास्ट टाइम में, उसको जो है उसका भी उत्तर निकालेंगे। तो 1/x = w है, तो x = 1/w करने पर हमारा x और y z का मान आसानी से ज्ञात हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखें d = क्या मिलेगा, डायरेक्ट हम लोग मान रखते हैं 2 4 6 3 - 6 9 10 5 - 20। ठीक है, इन मानों को देखते हैं। आप देखें तो यहाँ से इसको ऐसे ही कुछ हम लोग आसान बना सकते हैं। आसान कैसे बना सकते हैं, गुणा थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो पहले कॉलम में से हम लोग जो है 2 कॉमन ले लें, दूसरे कॉलम में से 3 कॉमन ले लें, चौथे कॉलम और तीसरे कॉलम में से 5 कॉमन ले लेते हैं। फिर डिटरमिनेंट आपका बना था 1 2 3, देख सकते हैं 1 2 3 1 - 2 3 1 - 2 3, और यहाँ 2 1 -4 4 20। ठीक है, 2 1 क्या हो गया -4, और इसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 30 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 हो जाएगा, और उसके साथ साथ यहाँ 1 है, और उसके बाद ये हो जाएगा 8 - 3 -1 है, और ये हो जाएगा -8 - 3, और उसके बाद +2 है, और ये हो जाएगा आपका कितना +2 है, ये हो जाएगा 6 + 6। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से क्या बना, 30 बन गया, और यहाँ क्या आया 5, यहाँ -11 + 11, और यहाँ 6 × 12 और 12 हो गया 24, और ये हो जाएगा 30 × कितना, ये कितना होगा, ध्यान में इसको 24 और यहाँ 35 हो गया, 35 यानी 40 हो गया, और 40 यानी क्या हो गया 1200 हो गया, जो है 1200 हो गया। इसी प्रकार D1 आपको ज्ञात करना है। D1 का मतलब फर्स्ट कॉलम में RHS के कांस्टेंट, जो कि आपको पिछले वीडियो में अवश्य रूप से बताए गए होंगे, 4 1 2, बाकी सब आपके अकॉर्डिंग टू D चलेंगे, 10 5 - 20। यहाँ कॉमन लेना थोड़ा सा संभव है, क्योंकि 1 है जो है कॉलम में, वो डायरेक्ट करते हैं 4 हो जाएगा, और ये जाएगा 120 - 45, और उसके बाद -3 होगा, और ये जाएगा आपका कितना -20, और -10 हो जाएगा, +10 होगा, और ये जाएगा 9 और +12 होगा 9 + क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा।
यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 75 बचेगा। कितना बचेगा, 75 बचेगा। 75 टू द 150 4 यानी 300 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस क्या होगा, 30 माइनस 30 और माइनस माइनस प्लस 3 3 9 90 हो जाएगा, और 21 प्लस 21 0 हो जाएगा। यानी ये हो गया 3 3 से यानी 600 मान। ठीक है, और उसके साथ साथ आपका D2 कितना होगा, D2 में सेकंड कॉलम आपका राइट हैंड का कांस्टेंट होगा, बाकी 2 4 6 और 4 1 2 और उसके बाद 10 5 20 10 5 माइनस। चाहे तो आप कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि जो है फर्स्ट कॉलम और तीसरे कॉलम में से कॉमन होगा। फिर आप काम करें या कॉमन ही ले लें तो 2 होगा और 5 होगा। कितना बचेगा, 1 2 3 4 1 2 2 1 माइनस 4। ठीक है, ये क्या होगा, 2 5 10 हो जाएगा, और यहाँ 1 होगा, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 होगा, माइनस 8 माइनस 3 होगा, प्लस 2 होगा, 4 माइनस 3 होगा। ठीक है, और यहाँ 10 के साथ माइनस 6 और यहाँ माइनस 11 माइनस माइनस प्लस 11 4 44 हो जाएगा, और 1 यानी प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 46 में से 6 40 बचेगा, और 40 के क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। इसी प्रकार आप क्या निकालेंगे, D3 में क्या होगा, 2 4 6 होगा, सेकेंड कॉलम माइनस यानी 3 माइनस 6 9 होगा, और थर्ड कॉलम 4 1 2 हो जाएगा। यहाँ से भी आप 2 और 3 कॉमन ले लें, 6 कॉमन हो जाएगा, 1 2 3 1 माइनस 2 3 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और उसके बाद 4 1 2। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा आपका 6, और उसके बाद ये हो जाएगा 1 के साथ माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 के साथ हो जाएगा, 4 माइनस 3 प्लस 4 के साथ हो जाएगा 6 और प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ टोटल जो आएगा, यहाँ कितना बचेगा, माइनस 7 यानी कि जो है ये हो जाएगा 6, और इसके बाद माइनस 7 माइनस 1 प्लस 48 माइनस 7 यानी 40 बचेगा, और यहाँ 40 बचेगा, और ये हो जाएगा 240। क्या हो जाएगा, 240 होगा। क्या होगा, 240। यानी D1 का मान कितना आया, 600 आया, D2 कितना आया, 400 आया, और D3 कितना आया, 240 आया। इसका मतलब आपको D1 x चाहिए, क्या चाहिए, x चाहिए। x D1 अपान D होता है, और D1 का मान कितना आया है, 600 अपान 1200 006 12 यानी 1/2। ये आपका Q का मान है। इसका मतलब Q = 1/x जो है 1/2। इसका मतलब x क्या हो गया, 2 हो गया, x = 2 हुआ। इसी प्रकार जो है v कितना होगा, v कितना होगा, v हो जाएगा D2/D, और D2 कितना है, D2 है 400/1200 यानी 4 3 यानी 1/3। इसका मतलब y कितना है, 3 आएगा, और w कितना है, D3/D है, और 240/1200 होगा। ये कटेगा, यानी ये आ जाएगा कितना, 1/5। इसका मतलब z क्या होगा, 5 होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीकों से। ठीक है, और अब हम लोग जो है प्रश्नों के अलग प्रकार के टाइप नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कुछ और प्रश्नों के प्रकार हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपका वेरिएबल से रिलेटेड है। आपसे कहा गया है, क्या कहा गया है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax + by + c ax + by + c = 0 ax + by + c = 0। सेकेंड आपका है bx + cy + a bx + cy + az = 0। और उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका क्या है, cx + ay + bz = 0। ये दिया गया है।
हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, हैज मेनी सॉल्यूशन, क्या रखते हैं? मेनी सॉल्यूशन। आपको पता है ये होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है, मेनी सॉल्यूशन रखते हैं, इसका मतलब d इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। दैट इज वी कैन राइट दिस सिस्टम। हम लोग जो है इस सिस्टम को किस प्रकार से लिख सकते हैं? d इज इक्वल टू 0 के रूप में। इसका मतलब a b c b c a c a b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अभी प्रश्न आपका शुरुआत होता है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन b प्लस सी एक्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ solution of b plus cx, b plus cx, c plus ay, a plus bz is equal to 0, c plus ax plus a plus by plus b plus cz is equal to 0, and a plus bx plus b plus cy plus c plus az इज इक्वल टू 0। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखें ये चीज़ें तो क्लियर है, हम लोगों ने यही चर्चा कर ली कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखते हैं तो वहाँ पे उस डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हम अब इसको सॉल्व करते हैं दिए जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को। अगर ये जो है 0 हो जाता है तो है मेनी सॉल्यूशन, अगर 0 नहीं होता है तो जो है ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखते हैं। नाउ वी फाइंड, सो ठीक है, बी अकॉर्डिंग टू गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन सेकेंड, इसको मान लिया जाता है सेकेंड और इसको मान लिया जाता है, इन तीनों को मान लिया जाता है क्या? सिस्टम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, जिसमें से ये इक्वेशन नंबर ए है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा? b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, काम क्या किया जाए कि किसी भी एक कॉलम में तीनों कॉलम को जोड़ दिया जाए तो मिलेगा क्या, वो देख लेते हैं। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, मिलेगा ऐड करने पर सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस। ठीक है, इतना बचना चाहिए जिसमें से आपका 2 कॉमन हो जाएगा और a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1 1 1, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। इतना आपका बचना चाहिए। इतना अगर आपका बचता होगा तो ये बेटर है, इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। अब देखें यहाँ से a प्लस बी आया, सी प्लस ए आया, ए प्लस बी आया। ठीक है, एक काम थोड़ा ये कर लें कि यहाँ से आपको लाना क्या है, आप देखें एक डिजिट लाना है, आपके पास सभी जो है सम आप हैं, तो यहाँ a प्लस बी कॉमन तो है लेकिन हमको सुविधा देखनी है तो इनको रहने देते हैं। इनकी सहायता से दोनों कॉलम को जो है हम लोग बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एक डिजिट। यहाँ हम लोगों ने काम क्या किया है, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C दिया। ठीक है, यहाँ देखिए आप करेंगे क्या, C माइनस ए करेंगे। इसका मतलब जो है, इसका मतलब क्या करेंगे कि C2 टेंस टू C2 माइनस C1 और C3 टेंस टू C3 माइनस C1। इतना काम आप कर दीजिए। तो यहाँ देखिए ये तो बना रहेगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये बना रहेगा। ठीक है, अगर ये बना रह जाता है
तो उसके बाद आप देखें इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस बी बचेगा, माइनस सी बचेगा और माइनस ए बचेगा, ठीक है। और इसमें से जब घटाएंगे तो माइनस सी बचेगा, माइनस क्या बचेगा, माइनस सी बचेगा, माइनस ए बचेगा, माइनस बी बचेगा। दोनों में से माइनस कॉमन होने पर, दोनों में से माइनस कॉमन होने पर कट जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ क्या होगा बी सी ए, ए सी ए बी, सी देखिए यहाँ से सी ए बी, ठीक है। अब देखें यहाँ से काम क्या करें, यहाँ से काम कर लें कि जो है C1 टेंस टू C1 माइनस C2 प्लस C3 का लेते हैं। तो देखें B प्लस C जोड़ेंगे तो यहाँ क्या A बचेगा, घटाने B बचेगा, C बचेगा, B बचेगा, C बचेगा, A बचेगा, C बचेगा, A बचेगा, B बचेगा। और ये चीजें जीरो हैं, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन A चेक कर सकते हैं जीरो है, इसका मतलब टोटल क्या हुआ, जीरो हुआ। सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऑफ टू हैव मेनी सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि इसका भी डी क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी इस प्रकार के प्रश्नों को यहाँ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जो है क्रैमर रूल के लास्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। एक प्रकार का और प्रश्न आपको दिया जा सकता है, अभी तक जितने भी प्रश्न बताए गए हैं किसी भी जो है बोर्ड एग्जाम के पेपर को आपको देखने पर एनसीईआरटी के पैटर्न को, इससे अलग प्रकार का कोई प्रश्न नहीं होता है। यही सब मेथड से जो है प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इसी सब प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई अलग से कोई प्रश्न नहीं होगा, आप सभी प्रश्नों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें, आपका हर प्रकार का प्रश्न सॉल्व होता जाएगा। लास्ट चलते हैं, कुछ थ्योरेटिकल प्रश्न आ जाते हैं, वो एक सामान के रूप में दिया जा सकता है, खरीदारी के रूप में दिया जा सकता है। कहा जा रहा है ए सेल्समैन हैज द फॉलोइंग रिकॉर्ड, ए सेल्समैन जो है हैज द फॉलोइंग रिकॉर्ड, A salesman has the following record of sales during 3 months for 3 items A, B and C, which have different rate of commission. Rate of commission मंथ आपका जनवरी फरवरी मार्च है। सेल्स ऑफ यूनिट A, B, C 3 प्रकार के सामान हैं। जनवरी में A का सेल्स 90 है, B का 100 है, C का 20 और टोटल 800 कमीशन बन रहा है रुपया में। फरवरी का 130 A, 50 B, 40 C, कमीशन ऑफ 900। मार्च का जो है 60 A, 100 B, 30 C, कमीशन ऑफ 800 जो है 850 रुपीज। फाइंड आउट द रेट ऑफ कमीशन ऑफ आइटम्स A, B एंड C यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। आपसे कहा गया है कि डिटरमिनेंट मेथड के द्वारा इनके जो है कमीशंस को आप बताइए, ठीक है। इनके अलग अलग कमीशंस को आपको क्या करना है, बताना है। अब वो देखें किस प्रकार से आप प्रश्नों को लगाते हैं। आप केवल इतना कहेंगे कि मान लिया जाता है कि जो है जनवरी मंथ का जो कमीशन है वो कितना, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो आपका कमीशन बनना है वो A, B, C का अलग अलग से कमीशन X, Y, Z बनना है। अगर X, Y, Z बनना है तो A का हो जाएगा, अगर एक पे X है तो A का हो जाएगा 90X, B का 100Y, C का 20Z, टोटल कितना आया 800, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे इक्वेशंस आपको बनाने का मतलब है सोल्यूशन आपको करना है। यहाँ से आप कहेंगे लेट X, Y and Z are the commission of A, B and C respectively क्रमशः। अगर इसके कमीशन है देन तो इक्वेशन क्या बनेगा, आप जरा सोचिए 90 पर 90X, 100 पर 100Y और 20 पर 20Z, और टोटल कितना बनना 800। इसी प्रकार 130X प्लस 50Y प्लस 40Z इज इक्वल टू 900 बनना, और उसके बाद 60X प्लस 100Y प्लस 30 इज इक्वल टू कितना 30Z इज इक्वल टू कितना 850 बनना। इस प्रकार से आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो जाते हैं, और इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को डिटरमिनेंट के मेथड से आप बाकायदा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये आपका होमवर्क रहेगा। आप जो
ग्रामर रूल की सेशन का एक क्वेश्चन आपका केवल होमवर्क है, बाकी आप प्रश्नों को सॉल्व करें अपनी बुक के अनुसार। समस्या होने पर आप प्रश्नों को शेयर करें, समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। और ये आपका होमवर्क है, इसके आपको x, y और z का मान आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसके x और y और z के मान कितने होंगे। एक क्वेश्चन बन गया है, सॉल्यूशन आपको करना है, अवश्य रूप से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये था आपका ग्रामर रूल से संबंधित शेष, पिछले वीडियो से शेष महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आज के इस जो है लेक्चर का जो है लास्ट टॉपिक है, डिटर्मिनेंट्स का लास्ट टॉपिक है, वो भी जो आपको बताने का प्रयास किया जाए। एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट, एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट है जिसमें हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं जब उसके जो है वर्टेक्स दिए रहे। हम लोग कोलिनियरिटी पढ़ेंगे, कोलिनियरिटी पढ़ेंगे जब उस जो है किसी भी कोई 3 पॉइंट्स दिए हैं। हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ टू पासिंग इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस पर 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, जब आप उसके बाद जो है एक्सट्रीमिटीज दिए हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है तो लास्ट आपका एक बचता है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का पहला ही टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertex are x1 y1 x2 y2 and x3 y। ठीक है, एप्लीकेशंस में आपको ट्रायंगल के बारे में बताना है। आपको पता है ट्रायंगल में 3 वर्टेक्सेस होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं और तीनों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और z2 x3 y3 है। अब इनका एरिया आपको ज्ञात करना है, किसके अनुसार? डिटर्मिनेंट के अनुसार। बाकी तो आप जानते हैं, पिछले क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स और x1 y1 x2 y2 और x3 y3 इज हाफ x1 y2 प्लस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 के रूप में आपको बताया गया। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertex are x1 y1 x2 y2 and x3 y3 क्या होता है? हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y1। ये आपको क्या बताया गया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया गया है, पिछले क्लासों में आपने अध्ययन किया होगा। यहाँ आपको डिटर्मिनेंट्स के रूप में पढ़ना है। किसके रूप में आपको पढ़ना है? डिटर्मिनेंट्स के रूप में पढ़ना है। किसी एरिया को जो है किसके अनुसार ज्ञात करना है? डिटर्मिनेंट के रूप में ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। अब हम लोगों को डिटर्मिनेंट के मेथड से फाइंड आउट करना है। चलिए, आल्सो डेल्टा इज इक्वल टू x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसका मान फाइंड आउट करना है। अगर इसका मान दिए गए इस जो है 1/2 रहेगा, दिए गए इक्वेशन फर्स्ट के सिमिलर होगा, दिए गए इक्वेशन फर्स्ट के क्या होगा? सिमिलर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ज्ञात करना हो दिए गए वर्टेक्स का, तो हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 के तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो आइए ज्ञात करते हैं हाफ। ठीक है, अब देखें x1 x2 x3 चाहिए, यानी कि पहले कॉलम के सापेक्ष हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी डायरेक्ट आपका जो है इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगा। किसी भी कॉलम किसी भी रोज के सापेक्ष आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को। तो यहाँ हम लोग फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। x1 होगा, ये गायब होगा, y2 माइनस y3 माइनस x2 होगा, ये गायब होगा, y1 माइनस y3। ठीक है, और प्लस x3 होगा और उसके बाद y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मिलाएं
तो x1 y2 माइनस y3 तो है, यहाँ प्लस कर दीजिए और x2 y3 माइनस y1, क्यों, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, y3 माइनस y1 हो जाएगा, प्लस x3 y1 माइनस y2 हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जरा आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से, हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertex are x1 y1 x2 y2 x3 y3 b, क्या होगा इसका एरिया कितना होगा अगर इसके वर्टेक्स दिए जाते हैं तो, अगर इसके वर्टेक्स दिए जाते हैं तो इसका एरिया कितना होगा b, यानी दैट मींस डेल्टा इज इक्वल टू, या सच दैट डेल्टा इज इक्वल टू हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेंट्स का, अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेंट्स ये कहलाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ क्या कहलाएगा, ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर गिवन, ठीक है। और इसी के साथ साथ अब ये चीजें ध्यान रखिएगा, अगर ये चीज आपके जो है वर्टेक्स वो हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, तो आपको पता है, क्या पता है, कोलिनियरिटी पता है, क्या पता है, कोलिनियरिटी। देखते हैं, मतलब क्या होता है कोलिनियरिटी, मतलब क्या होता है, संरेखीय होना। कब तीन बिंदु संरेख होते हैं, दिए गए तीन बिंदु कब संरेख होते हैं, तो आपको पता है संरेख होना का मतलब एक ही रेखा में होगा, और एक ही रेखा में होगा इसका मतलब दो मेथड होते हैं कि दो बिंदु से जाने वाली रेखा को निकालें, अगर तीसरी उस पर संतुष्ट करता है तो कोलिनियर है। एक प्रोसेस तो ये आपका है। सेकंड प्रोसेस ये है कि उनके द्वारा बनाए गए ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। तो यहाँ हमको ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, इसका मतलब कोलिनियरिटी क्या होगी, वी नो दैट, हम जानते हैं कि कोलिनियर थ्री पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 and x3 y3 such that x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। इसका मतलब एरिया के जो एरिया होता है ट्रायंगल का उसमें से हाफ हटा दें, बाकी को जीरो कर दें, वही हमारा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, कोलिनियरिटी हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब, और अगर हम लोग एक डिटर्मिनेंट तो बना ही चुके हैं, इसका मतलब इसी को लिख सकते हैं x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो। अगर ऐसी विधियां मिल जाती है तो डिटर्मिनेंट इस तरीके से, अभी हम लोग प्रसार करके देखे हैं तो बाकायदा उसी चीज को दोबारा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इतना जाने कि अगर हाफ हटा दिया जाए, हाफ रहेगा तभी जीरो होना है, क्योंकि हाफ जीरो होगा नहीं तो यही जीरो होगा। अगर ये डिटर्मिनेंट का मान जीरो होता है तो दिए गए 3 पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, यानी कि एक ही रेखा में होंगे, यानी उनके द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ये हुई कोलिनियरिटी की बात। 2 पॉइंट्स हो जाते हैं और एक पॉइंट इसमें और बचता है जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ, ये दूसरा पॉइंट था, तीसरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, कौन कौन से, x1 y1 एंड x2 y, x1 y1 एंड x2 y2 दो बिंदुओं से पास करने वाले, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से
इसका मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2। ठीक है, हम लोग जानते क्या हैं, हम लोग जानते हैं कि जो दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण जो होता है वो क्या होता है, वो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y2 माइनस y1 सॉरी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, जहाँ y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इज द ग्रेडियंट ऑफ लाइन। ठीक है, ग्रेडियंट क्या होता है, प्रवणता क्या होती है, वो धन x अक्ष से उस रेखा की झुकाव होती है। प्रवणता के कितने रूप होते हैं, सब चीज़ें आप जानते हो, यम इज इक्वल टू tan थीटा, यम इज इक्वल टू y का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, और जो है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये तमाम सारी बातें होती हैं, वो अलग बातें हैं। अब इसको डिटर्मिनेंट्स के कैसे देखें, डिटर्मिनेंट के रूप में कैसे हम लोग यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेंट, according to determinant equation of straight line passing through 2 point, passing through 2 point क्या होगा, x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। यानी अगर जो है हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2, और उसके बाद अगर हमको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना है अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेंट के रूप में, तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 is equal to 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, लेट्स गो। अब जो है इसके प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं। इन टॉपिक से संबंधित कोलिनियरिटी और इक्वेशन ऑफ ट्रायंगल एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेंट्स, सारी बातें हम लोग सीख चुके हैं। अब चलते हैं इससे संबंधित प्रश्नों पर। ठीक है, प्रश्न कितने प्रकार से कैसे कैसे आपसे पूछे जाते हैं, इसको लगाने का प्रयास करते हैं। चलिए, जिसमें से पहला प्रश्न आपका है, पहला प्रश्न है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसके वर्टेक्स कौन कौन से हैं, जिसके वर्टेक्स हैं 5 4, ठीक है, और -2 4 और 4 -2 4 माइनस सॉरी 2 -6 2 -6। ठीक है, ये वर्टेक्स दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप आसान समझते हैं, लगाते भी होंगे, हाफ x1 y2 माइनस y1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y1 y माइनस y1 माइनस y2। ठीक है, इस प्रकार के आप जो है फार्मूले का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट के तरीके से आपको लगाना है। क्वेश्चन ने साफ कर रखा है कि अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेंट, तब फिर आप करते क्या हैं, सीधी सी भाषा में अभी हम लोगों ने सीखा डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, और इसको लिखेंगे कितना 5 4 1 -2 4 1 2 -6 1। ठीक है, अब आप इसको चाहे प्रॉपर्टी लगाएं और चाहे तो आप जो है ऐसे प्रसार कर दें, जैसी आपकी इच्छा हो। आप यहाँ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो R2 टेंस टू R2 माइनस R1 R3 टेंस टू R3 माइनस R1। चेक कर लें, तो ये हो जाएगा 5 4 1 -2 -5 -7 4 -4 0 1 -1 0। ठीक है, और 2 ये R1 है, 2 -5 -3 -6 -4 -10 1 -1 0। ठीक है, इस प्रकार से अब आप प्रसार कर दें किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष, प्रकार से तीसरे कॉलम के सापेक्ष। ठीक है, अब ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, यहाँ से देख लें, ये हो जाएगा 70 - 0 अर्थात 70 वर्ग इकाई यानी यूनिट स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से एरिया डायरेक्ट आपका डिटरमिनेंट तरीके से आ जाएगा। फार्मूले से भी आसान होता है अगर आप इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करें। ध्यान दीजिए, 1 मिनट, यहाँ से हाफ होता है, हाफ क्या होता है,
हाफ होता है, हाफ होता है, हाफ होता है, और हाफ का मतलब यहाँ क्या होगा 35, 35 क्या हो जाएगा 35 स्क्वायर यूनिट स्क्वायर होगा एरिया। सबसे आसान प्रोसेस है, सबसे आसान टॉपिक है, इसको जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल से संबंधित। और एक क्वेश्चन आपको जो है फाइंड आउट करना है कोलिनियरिटी से। किसे कोलिनियरिटी कहा जा रहा है कि यूजिंग डिटरमिनेंट सो दैट द पॉइंट यूजिंग डिटरमिनेंट so that the point are collinear। क्या करना है कोलिनियर दिखाना है, पॉइंट्स को क्या दिखाना है कोलिनियर। पॉइंट कौन कौन से हैं 3 - 2 8, 8 एंड 5, 2 5, 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यूजिंग डिटरमिनेंट सो दैट जो पॉइंट्स है वो क्या है कोलिनियर है। तो इसका मतलब कोलिनियर होने के लिए आपने क्या कहा होगा, आपने कहा होगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 3 - 2 1, 8 8 1 5 2 1। ठीक है, इसको आपने कहा होगा 0 लाना है। क्या लाना है 0 लाना है। तो आइए चेक करते हैं इसमें क्या किया जाए। R2 टेंस टू R2 - R1, R3 टेंस टू R3 - R1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 - 2 और 1, 3 - 2 और क्या बनेगा 1 बनेगा। 8 - 3 5, 8 - 2 10 और 1 - 1 0, 5 - 8 -3, 2 - 8 -6 और ये 0। 1 के सापेक्ष प्रसार करना है। इसका मतलब ये हो जाएगा -30 और +30, यानी ये हो गया 0। इसका मतलब दिए गए जो पॉइंट्स है वो क्या हैं कोलिनियर हैं। दिए गए पॉइंट्स क्या हैं कोलिनियर हैं। या और इसके साथ ही साथ आपके पास एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न अगला प्रश्न क्या है, इफ x, y, x, y, x, y, a, 0 and 0, b are collinear, then prove that x upon a, y upon b is equal to 1। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आपको लगाना है, ये आपके होमवर्क के रूप में है। प्रूव करना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका ये प्रश्न सॉल्व हुआ कि नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस ऑफ बोर्ड एग्जाम। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ चुका है, छोटा सा प्रश्न है। अगर आप प्रयास करेंगे तो आसानी से लग भी जाएगा, नहीं लगता तो आप अवश्य बताएंगे, प्रश्न को दोबारा बताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यूजिंग द डिटरमिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉइंट ऑफ के 2 - 2k, 2 - 2k, k - k + 1, 2k और -4 - k, 6 - 2k are collinear, then find the value of k। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो k का मान आपको बताना है। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो k का मान बताना है। दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के रूप में आपको दिए जाते हैं, दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो प्रश्न क्या रहा है, ए ट्राइंगल हैज इट्स 3 साइड्स ए बी एंड सी। अर्थात जो है ट्रायंगल के जो 3 साइड्स हैं हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, या चलिए ठीक है क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक ट्रायंगल हैज, ये ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, ए ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। ठीक है, 3 साइड्स इक्वल टू ए बी एंड सी,
equal to A, B and C. A, B and C. If the coordinate of its vertex, if the coordinate of its vertex, if vertex क्या है, और x1 y1 और A आपका है x1 y1, B आपका है x2 y2 एंड C आपका है x3 y3. C क्या है x3 y3. सो दैट तब आपको ST फाइंड करना है. सो दैट x1 y1 2, x2 y2 2, x3 y3 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, b प्लस सी माइनस a, c प्लस a माइनस b, c प्लस a माइनस b, a प्लस b माइनस c. ठीक है, ये बातें आपको फाइंड आउट करनी है. इतनी बातें आपको फाइंड आउट करनी है. आप देखें इस बात को. आप कहते हैं कि अगर ये वर्टेक्स है, देखें, लेट ट्रायंगल ABC whose vertex are x1 y1, x2 y2, x3 y3, then डेल्टा इज इक्वल टू होता है हाउ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, x3 y3 1. ये जो आपका जो वर्टेक्स दिया गया है उस आधार पे ये जो प्रश्न होता है. ठीक है, उस आधार पे ये जो प्रश्न है इसका जो डिटरमिनेंट बनता है वो इस प्रकार बनता है. ठीक है, इसका जो डिटरमिनेंट बनता है वो कुछ इस प्रकार बनेगा. जो इसका डिटरमिनेंट है वो कुछ इस प्रकार बनेगा. ठीक है, यहाँ से आपको जो है लाना क्या है वो देख लें. जो आपको लाना है वो यहाँ पर 2 लाना है. तो प्रयास करते हैं यहाँ से बताएं. 2 डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. ठीक है, इसका मतलब 4 डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, 4 डेल्टा हो जाएगा 2 इंटू x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. इसका मतलब 4 डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, x1 y1 2, x2 y2 2, x3 y3 2. ठीक है, इसका मतलब जो है इट इज इक्वल 16 डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, x1 y1 2, x2 y2 2, x3 y3 2 का होल स्क्वायर. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको समझने का प्रयास करें. 4 डेल्टा इक्वल टू हुआ, 2 का गुणा जो है तीसरे कॉलम में हुआ तो कुछ इस प्रकार से बनेगा जो कि आपका जो क्या है LHS है. क्या है, LHS है. अब देखिए इसको नोट कर लें. उसके बाद आप लोग हम बढ़ते हैं समीकरण नंबर 2 बनाने का प्रयास करते हैं. इसको आप जरूर नोट करें. यहाँ तक पहुँचने के बाद हम लोग चलते हैं आगे. चलिए आगे देखते हैं. अब आप बताइए जो आपको RHS लाना हो वो आपका जो है A प्लस बी प्लस सी ऐसे करके लाना हो. साइड्स उसका ABC दिया गया है. सिंस साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर A, B and C, then S is equal to 2S is equal to A plus B plus C and एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C. ये आपका मिलेगा S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C. अब जरा बताएं आपको चाहिए क्या. आप देखें आपको चाहिएगा S माइनस A चाहिए. S तो मिल ही जाता है, S माइनस A चाहिए. S माइनस A मतलब A प्लस B प्लस C अपान 2 माइनस A. इसका मतलब B प्लस C माइनस A अपान 2. S माइनस B क्या होगा, A प्लस B प्लस C अपान 2 माइनस B, यानी A जो है
सी प्लस ए माइनस बी अपान 2, और एस माइनस सी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 माइनस सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, ए प्लस बी माइनस सी अपान 2। ठीक है, इस प्रकार से मिलेगा। इसका मतलब यहाँ से जो डेल्टा स्क्वायर होगा, रूट हटाने के लिए डेल्टा स्क्वायर यस का मान क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, और एस माइनस ए का मान क्या है, बी प्लस सी माइनस ए अपान 2, और उसके बाद सी प्लस ए माइनस बी अपान 2 और ए प्लस बी माइनस सी अपान 2। सभी का अगर मल्टीप्लाई कर लें तो डेल्टा स्क्वायर 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, 16 डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो इसी के साथ जो है आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। शो दैट द पॉइंट ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए एंड सी a plus b are collinear। and question number 7, if a point a1 b1 a2 b2 and a1 minus a2 b1 minus b2 are collinear, then prove that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, ये आपके लिए HW रहेगा, आप होमवर्क रहेगा आपके लिए। आप इस प्रश्न को अवश्य सॉल्व करें और सॉल्व करने के साथ कमेंट बॉक्स में आप अपने जवाब अवश्य दें। ठीक है, इसी के साथ आज का ये सेशन एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट समाप्त होता है। और जो स्टूडेंट्स अभी वीडियो को पहली बार देखें, जो स्टूडेंट्स वीडियोज को पहली बार देख रहे हैं, वो वीडियोज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके प्रत्येक पिछले वीडियोज को क्रमबद्ध तरीके से दिए गए लिंक को फॉलो करके जो है प्रत्येक वीडियो के बारे में स्टडी कर सकते हैं, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो रहेगा वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होगा। चूँकि पीछे आपने लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन और जो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, इतने टॉपिक आपके समाप्त होते हैं। आप पिछले पढ़ाए हुए टॉपिक्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके दिए गए लिंक के अनुसार फॉलो करके उसको जो है वीडियोस को देखें, नोट्स बनाएं, समझें, और किसी भी प्रकार के प्रश्न के प्रॉब्लम होने पर आप व्हाट्सएप नंबर पर प्रश्न को कमेंट बॉक्स में प्रश्न को जरूर शेयर करें। ठीक है, ओके।